Namaste all of you who are present here in this in-house training of Sahodaya Complex Kodarma. I, Rituraj Singh, STMC of National Public School, Persabad. Already you know that we have started our in-house training in our school. So, our today topic is हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन and our resource person is Mr. Kishore Kesle sir. Now I would like to call him here to begin this topic. Kishore Kesle sir. परमादरणीय निदेशक महोदय, शक्ति स्वरूपा प्राचार्य महोदया, शिक्षा के अलग जगाते शिक्षक वृंद एवं शिक्षिकाएं, अभी अभी ये संचालनकर्ता महोदय ने मुझे हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन के संदर्भ में कुछ करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और अब मैं हिंदी क्या है इसके संदर्भ में बताना चाहूंगा। हिंदी है भारत माता के माथे की बिंदी। जिस प्रकार नारी वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होने पर भी उसका श्रृंगार अधूरा होता है जब तक कि उसके ललाट पर न हो बिंदी, ठीक उसी प्रकार कोई भी भारतीय विदेशी भाषाओं को पढ़कर विद्वता हासिल करके विद्वान कहला सकता है, लेकिन उसके निजी जीवन में सदैव अधूरेपन का एहसास रहेगा। भारतेंदु जी ने ठीक ही लिखा है, निज भाषा उन्नति चहर सब सुर के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। यह हृदय की जितनी भी भावनाएं हैं, जो भी चीज है आपके मन में, ये तभी मिट सकता है जब आप हिंदी भाषा के ज्ञाता हैं। महाकवि इकबाल ने भी कहा, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। अब मैं भाषा को परिभाषित करते हुए कहना चाहूंगा कि भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं तथा दूसरे के मन के भावों और विचारों को जानते या समझते हैं। हृदय की कड़ी भाषा के माध्यम से ही जुड़ती है, इसलिए मानव जीवन में इसका स्थान सर्वोपरि है। अब आइए मैं उस बिंदु पर आपको लाना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि हिंदी भाषा में लेखन का क्या महत्व है। गांधी जी लिखते हैं कि लिखावट का सुंदर न होना यह अधूरी शिक्षा की निशानी है। लिखावट का सुंदर होना किसी भी विद्यार्थी, किसी भी शिक्षक के लिए लिखावट का सुंदर होना अनिवार्य है। लिखावट इतना सुंदर हो कि उसे देखकर, पढ़कर और लोगों के मन में यह जिज्ञासा बन जाए कि वह व्यक्ति कितना सुंदर होगा जितना सुंदर उन्होंने लिखा है। लेखन के माध्यम से लेखक पाठकों तक अपने विचारों तथा भावों को संप्रेषित करता है। इतना ही नहीं, अपने उच्चतम रूप में वह अपने विचारों तथा भावों को साहित्यिक रचना के रूप में प्रस्तुत कर सकता है और अपनी सृजनात्मक प्रतिभा को विकसित कर सकता है। लेखन कौशल का अर्थ एवं परिभाषा। मैं अब इन बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि लेखन कौशल का अर्थ क्या है एवं इसकी परिभाषा क्या है। लेखन कौशल का अर्थ है भाषा विशेष में स्वीकृत लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों तथा भावों को अंकित करने की कुशलता। अधिकांशतः सभी भाषाओं की अपनी लिपि व्यवस्था होती है। इन लिपि प्रतीकों को वे ही समझ सकते हैं जिन्हें उस भाषा लिपि व्यवस्था का ज्ञान हो। इसका आशय यह है
कि लेखक द्वारा लिपिबद्ध विचारों तथा भावों को वे ही पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं जिन्हें उस भाषा लिपि व्यवस्था का ज्ञान हो। स्पष्ट है कि लेखन लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति का साधन है। लेखन व्यवस्था के विभिन्न घटकों से परिचित होना तथा लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति करना लेखन के आवश्यक अंग हैं। यही कारण है कि चित्रकार, पेंटर तथा टंकित करने वालों को लेखन का ज्ञाता नहीं माना जा सकता। लेखन कुशलता के लिए भाषा विशेष तथा उसकी लिपि व्यवस्था की पर्याप्त जानकारी जरूरी है। रॉबर्ट लैडो के अनुसार अन्य भाषा में लेखन कौशल सीखने का आशय व्यवस्था के परंपरागत तरीकों को लिपिबद्ध करना है, जिन्हें लिखते समय लेखक ने मौन अथवा उच्चारित रूप में प्रयुक्त किया हो अथवा दोहराया हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि अन्य भाषा में लेखन कौशल सिखाने का अर्थ छात्र को उस भाषा की लेखन व्यवस्था से परिचित कराना है। इसमें भाषा की लिपि व्यवस्था तथा उसकी विशिष्टताओं की जानकारी के साथ साथ उस भाषा का पर्याप्त ज्ञान जरूरी है। तभी लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति संभव है। प्रत्येक भाषा की अपनी परंपरागत लेखन व्यवस्था होती है। इसमें वैयक्तिक अभिरुचि के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अतः भाषा की अन्य विशिष्टताओं के साथ लिपि प्रतीकों की रचना की योग्यता लेखन कौशल की प्रमुख विशेषता है। अब आइए लेखन कौशल के महत्व पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। भाषा शिक्षण में विशेषकर लेखन कौशल का विशेष महत्व है। लेखन कौशल के महत्व का अनुमान निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर लगाया जा सकता है। भाषा के लिपिबद्ध प्रतीकों का मानव सभ्यता के विकास में विशेष योगदान रहा है। इसके माध्यम से मानव जाति की मान्यताएं लिखित सामग्री के रूप में सुरक्षित रहती है और क्रमशः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संक्रमित होती है। मानव अपने पूर्वजों के जीवन, उनके आदर्शों तथा जीवन मूल्यों से लिपिबद्ध सामग्री के माध्यम से ही भली भांति परिचित होता है। उसके विकास की दिशाएं इसके द्वारा ही प्रशस्त होती है। अन्य भाषा में लेखन कौशल के विकास द्वारा अन्य भाषाभाषी जन समुदाय के साथ विचारों का आदान प्रदान संभव होता है। इसके माध्यम से वह व्यापक क्षेत्र में अपने विचारों तथा भावों को संप्रेषित करता है। लेखन के अभाव में विचारों की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। तीसरा बिंदु, लेखन कौशल के माध्यम से छात्र का ज्ञान क्षेत्र विस्तृत होता है। वह विविध प्रकार की सामग्री एवं विविध विषयों के संबंध में न केवल लेखन के आधार पर जानकारी प्राप्त करता है, बल्कि अपने भावों तथा विचारों को भी लिपिबद्ध करने की योग्यता अर्जित करता है। ज्ञानात्मक तथा भावात्मक सामग्री का गहन अध्ययन तथा तत्व संबंधी विचारों की अस्थायी अभिव्यक्ति की कुशलता लेखन के माध्यम से ही संभव है। चौथा बिंदु, मातृभाषा तथा अन्य भाषा में लेखन कौशल का विकास भाव प्रकाशन के अस्थायी एवं व्यापक रूप पर अधिकार प्राप्त करने का साधन है। लेखन भाव प्रकाशन का व्यापक एवं शक्तिशाली माध्यम तथा भाषा सीखने का चरम सोपान है। इस कुशलता के विकास द्वारा अन्य भाषा के छात्र को अपने भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति का एक सबल साधन उपलब्ध होता है। वह जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा मनोरंजन के उद्देश्य से लेखन कौशल का उपयोग कर सकता है। लेखन पर अधिकार प्राप्त करने से छात्र में न केवल आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न होता है, बल्कि रचनात्मक कुशलता का भाव भी जागृत होता है। भाषाई उपलब्धि की यह चेतना आगे चलकर ज्ञान विज्ञान की विभिन्न दिशाओं में प्रेरणा का स्रोत बनती है। अब आइए पांचवा बिंदु का उल्लेख करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि लेखन कौशल साहित्य सृजन का मूल आधार है।
लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों तथा भावों की शाश्वत अभिव्यक्ति साहित्य का रूप ग्रहण करती है। यद्यपि भाषा के मौखिक रूप द्वारा भी साहित्य सृजन होता है, परंतु अत्यंत सीमित और देश काल में नियंत्रित होता है। व्यापक धरातल पर साहित्य की अभिव्यक्ति को स्थायित्व प्रदान करने का गौरव लेखन कौशल को ही प्राप्त है। लेखन कौशल का महत्व इस दृष्टि से भी स्वतः स्पष्ट है कि प्रत्येक लेखन व्यवस्था के साथ उसकी संस्कृति भी संबद्ध रहती है। लेखन के माध्यम से संबद्ध संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन और संक्रमण होता है। लेखन कौशल से परिचित होने के साथ ही छात्र भाषाई संस्कृति से भी परिचित होता है। इस प्रकार अन्य भाषा का अध्येता लेखन कौशल के माध्यम से ही भाषा में निहित संस्कृति की जानकारी प्राप्त करता है। लेखन कौशल की महत्ता इस दृष्टि से स्वतः स्पष्ट है। अतः किसी समाज की संस्कृति से अवगत होने के लिए उस मानव समुदाय की भाषा को पढ़ना, लिखना और सीखना अत्यंत जरूरी है। लेखन के माध्यम से लेखक पाठकों तथा अपने विचारों तथा भावों को संप्रेषित कर सकता है। इतना ही नहीं, अपने उच्चतम रूप में यह सृजनात्मक लेखन का भी एकमात्र माध्यम है। लेखन के माध्यम से ही वह अपने विचारों तथा भावों को साहित्यिक रचना के रूप में प्रस्तुत कर सकता है और अपनी सृजनात्मक प्रतिभा को विकसित कर सकता है। वस्तुतः लेखन कौशल का शिक्षण भाषाई कौशलों में विशेष महत्व रखता है। इसका कारण यह है कि वार्तालाप तथा वाचन की तुलना में लेखन एक जटिल कौशल है। इसमें शैलीगत तत्व वार्तालाप की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। वार्तालाप के विचारों की मौखिक अभिव्यक्ति वक्ता की भाव भंगिमा, अनुतान, सांचे तथा विविधता द्वारा अधिक स्पष्ट होती है। परंतु लेखन में भाषा के चयनित प्रयोग के साथ ही साथ शैलीगत विशेषताएं भी अपेक्षित हैं। भाषा की संरचना और शब्द भंडार पर पर्याप्त अधिकार भी आवश्यक होता है। अतः लेखन कौशल को विविध कुशलताओं का समन्वित रूप माना जाता है। अब श्रेष्ठ साहित्य का सृजन कैसे हो? अब मैं श्रेष्ठ साहित्य का सृजन कैसे हो, इसके पूर्व साहित्य क्या है, मैं साहित्य को परिभाषित करना चाहूंगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में साहित्य समाज का दर्पण है। हमारा समाज कैसा है, यह आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व हमारा समाज कैसा था, इसका दिग्दर्शन हम साहित्य के माध्यम से ही करते हैं। साहित्य के माध्यम से ही हम जानते या समझते हैं। राष्ट्र कवि दिनकर ने लिखा है कि जीवन अनुभूतियों से हृदय कटोरा जब लबालब भर जाता है तो आवेग पूर्ण वाणी में साहित्य की सृष्टि होती है। साहित्य बड़ा ही व्यापक अर्थ रखने वाला शब्द है। साहित्य में सही भाव है, यह अपने आप में सभी भावों को समेटे हुए है। सब कुछ खोकर भी यदि हम अपने साहित्य को बचाए रखेंगे तो हम सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा सकते हैं। यदि हम साहित्य की रक्षा करते हैं, साहित्य को बचाए रखते हैं। विदेशी आक्रांता जब हमारे देश में आए तब उन्होंने यहाँ के ग्रंथों को, यहाँ धार्मिक पुस्तकों को, यहाँ की सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने के लिए उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी।
और ग्रंथों को फाड़ डाले, लेकिन हमारे देश के ऋषि महर्षि विद्वानों ने उसे कंठ में धारण किया और अपनी सभ्यता संस्कृति को मिटने नहीं दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि हम तब अपनी सभ्यता संस्कृति को हम बरकरार पाते हैं कि जब हम उसे कंठ में भी धारण करके रखे हुए हैं। महाभारत का युद्ध द्वापर युग में हुआ, लेकिन अर्जुन के धनुष की टंकार, भीम की गदा की ललकार और तलवारों की खनखनाहट साहित्य के माध्यम से आज भी हम सुनते हैं, जिसे चित्रात्मक शैली कहा गया है। चित्रात्मक शैली यानी चित्र साकार हो उठते हैं, कुछ इस तरह से विवरण प्रस्तुत करते हैं हमारे लेखक, हमारे कवि, कि वह दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। साहित्य के बिना राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति निर्जीव है। साहित्य का कर्म ये है कि वह ऐसे साहित्य का सृजन करे जो राष्ट्रीय एकता, मानवीय समानता, विश्व बंधुत्व, सद्भाव के साथ हाशिए के आदमी के जीवन को ऊपर उठाने में उसकी मदद करे। साहित्य का आधार ही जीवन है। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक के शब्दों में मानव जब संवेदनाओं से पूरित संपूरित होता है, दूसरों के कष्ट की अनुभूति उसे स्वयं होती है, तब साहित्य का सृजन होता है। वियोगी होगा पहला कवि, याद से उठ गया होगा कान, उमड़कर आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता अंजाम। आदि कवि वाल्मीकि जंगलों में रह रहे थे, बिल्कुल अकेले सुनसान बियाबान जगह में थे, और वहां उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। कहने का तात्पर्य है कि साहित्य का सृजन के लिए एकांत शांत वातावरण और गहन अनुभूति की जरूरत होती है। तो गहन अनुभूति वाल्मीकि को उस दिन हुई जब माता सीता को निर्वासित किया गया, जंगल में उस अवस्था में छोड़ा गया जब माता सीता गर्भवती थी। माता सीता, कल्पना कीजिए कि वह नारी जिसे गर्भावस्था में उसे पति घर से निकाल दे, जंगल में ले जाकर छोड़ दे, तो उसके पास अब और कौन सा चारा रह जाता है। वह गंगा की तरफ बेतहाशा भागी जा रही है। वह गंगा में डुबकी लगाकर अपना प्राण खोना चाहती है, प्राण देना चाहती है। आदि कवि वाल्मीकि की नजर उन पर पड़ती है और वाल्मीकि ने पुकारा कि हे भद्रे, रुक जाओ, कुछ तो बताओ कि आखिर क्या वजह है, तुम्हारा ऐसा प्रयास क्यों है, तुम आत्महत्या क्यों करने जा रही हो। आत्महत्या सबसे बड़ा अपराध है। सीता मैया ठहर जाती है और वाल्मीकि जी उन्हें ससम्मानित अपने आश्रम में ले आते हैं। अपने आश्रम में सीता जी को लाकर रखते हैं और सीता जी के माध्यम से अयोध्या के परिवार के राजा दशरथ से लेकर जितने भी पात्र हैं राजमहल में, सबके बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल हो जाती है आदि कवि वाल्मीकि को, और वे रामायण पूरा करते हैं। उन्हें सहायता मिल जाती है सीता माता के द्वारा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि रामायण जिस काल की रचना है, जिसे हम आज भी पढ़ते हैं, हमारे जो जीवन पर आज भी वह
लागू होता है तो साहित्यकार समाज और अपने युग को साथ लिए बिना रचना कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सच्चे साहित्यकार की दृष्टि में साहित्य ही अपने समाज की अस्मिता की पहचान होता है। साहित्य जब एक समाज के लिए उपयोगी है तभी तक ग्राह्य। साहित्य की उपादेयता नहीं, साहित्य की प्रासंगिकता है। साहित्यकार के अंतस में युग चेतना होती है और यही चेतना साहित्य का सृजन का आधार बनती है। श्रेष्ठ साहित्य भावनात्मक स्तर पर व्यक्ति और समाज को संस्कारित कराता है, उसका युग चेतना से साक्षात्कार कराता है। अब प्रश्न उठता है कि श्रेष्ठ साहित्य क्या है? साहित्य विधाओं का उद्देश्य क्या है? क्या आत्मसंतुष्टि अथवा सुखानुभूति या प्रेरणा या संदेश या जागृति? संवेदना ही एक ऐसी चीज है जो साहित्य और समाज को जोड़ती है। संवेदनहीन साहित्य समाज को कभी प्रभावित नहीं कर सकता, वह मात्र मनोरंजन कर सकता है। सिर्फ मनोरंजन द्वारा साहित्य को जीवित रखना संभव नहीं है। अगर साहित्य के पूरे इतिहास को सामने रखकर देखा जाए तो सहज ही पता चल जाएगा कि महान साहित्य उसी को माना गया है जिसमें अनुभूति की तीव्रता और भावना का प्राबल्य रहा है। श्रेष्ठ साहित्य एक सार्थक, स्वतंत्र एवं संभावनाशील विधाओं से जीवन के यथार्थ अंश, खंड, प्रश्न, क्षण, केंद्र बिंदु, विचार या अनुभूति को गहनता के साथ व्यंजित करता है। श्रेष्ठ साहित्य को मापने का न कोई पैमाना है न कोई मानदंड, क्योंकि साहित्य इतना विराट और इतना सूक्ष्म है कि उसको विश्लेषित करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। साहित्य की विराटता ठीक वैसे ही है जैसे हनुमान जी जब लंका जाने की सोचे तो सुरसा ने मुंह अपना फैला दिया कई योजन तक। उसने मुंह फैलाया, उतना रूप अपना विस्तार करते चले गए महावीर जी, और फिर इतना सूक्ष्म रूप अपना बनाए कि वह मुंह से प्रवेश किया और कान से होकर निकल गए। तो हमारा साहित्य भी कुछ इसी प्रकार की चीज है जिसकी विराटता के बारे में हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, और वह इतना सूक्ष्म है, वह इतना सूक्ष्म है कि हम उसे समझ भी नहीं पाते हैं। साहित्य का अर्थ चुनौती देना या लेना नहीं है। साहित्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रचा जाता है। इस सर्व में निसंदेह आत्मा भी समाहित होता है। कोई भी रचना किसी प्रकार की औपचारिकताओं के अधीन नहीं होती। रचनाकार जब जीवन की सूक्ष्म गहन अनुभूति एवं विचारों को शिल्पगत निर्धारित तत्वों की सीमा में आबद्ध होकर सही इजहार दे पाने में दिक्कत महसूस करते हैं तो वे शिल्पगत पुराने संतों को तोड़ देते हैं। श्रेष्ठ साहित्यिक रचना के कुछ मूलभूत संस्कार हैं जो आम रचनाकार द्वारा पारित किए जाते हैं तो वे उच्च श्रेणी की रचना बन सकती है। अब मैं बताना चाहूंगा कि श्रेष्ठ साहित्य का सृजन कैसे होता है। साहित्य के बिना राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति निर्जीव है। साहित्यकार का कर्म यही है कि वह ऐसे साहित्य का सृजन करे जो राष्ट्रीय एकता, मानवीय समानता, विश्व बंधुत्व और सद्भाव के साथ हाशिए के आदमी के जीवन को ऊपर उठाने में उसकी मदद करे। साहित्य का आधार ही जीवन है। साहित्यकार समाज और अपने युग को साथ लिए बिना रचना कर ही नहीं सकता है।
क्योंकि सच्चे साहित्यकार की दृष्टि में साहित्य ही अपने समाज की अस्मिता की पहचान होता है। किसी भी साहित्य विधा को श्रेष्ठ कलाकृति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए जिन कौशलों की जरूरत होती है उनमें कथानक, शिल्प, वैचारिक पक्ष, शैली, संवेदनीयता और उसका कला पक्ष प्रमुख है। रचना कौशल, रचना में मूल वस्तु उसकी वैचारिक अंतर वस्तु होती है जिसे प्रभावशाली बनाने के लिए हम जिस प्रविधि का उपयोग करते हैं वही रचना कौशल है। कालजयी वही रचनाएं हो सकी जिसमें सहज संप्रेषण था। लेखन एक कला है जो आते आते आती है, इसे सहजता से स्वीकारने में संकोच क्यों हो। काव्य सृजन उससे भी कठिन है। आयोजनों के लिए रचा गया काव्य सामान्यतया रचनाकार का श्रेष्ठ कृतित्व नहीं हो सकता। कथा वस्तु, कथा वस्तु का विन्यास एवं घटनाओं का संयोजन भी बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि कथा वस्तु का विन्यास घटनाओं के क्रम नियोजन की प्रस्तुति जब रचना में सशक्त होती है तब वह पाठक को अपनी तरफ खींचती है। हर लेखक अपनी क्षमता के अनुसार कथा विन्यास का उपयोग अपनी रचनाओं में करता है। समय सत्य और जीवन सत्य के किसी खंड, यंश, कण, कोण, प्रश्न, विचार, स्थिति, प्रसंग को लेकर चलने वाली रचना में कथानक की एक सुगठित, सुसंबद्ध एवं संश्लिष्ट योजना रखी है और उसी के अनुरूप पात्रों, संवादों, भाषा आदि का निर्माण अत्यंत सावधानी से करना पड़ता है, सुस्पष्ट विचार से होगा। अब मैं इस बिंदु पर प्रकाश डालूंगा। साहित्य में विचारधारा एक विचार दृष्टि के रूप में रहती है और कभी कभी सृजन के स्तर पर वह भाव बोध को निर्धारित भी करती है। मुक्ति बोध में साहित्य में विचारधारा के उपयोग के लिए कामायनी का मूल्यांकन करते हुए कहा था, काव्य रचना जितनी उत्कृष्ट होती है उसकी प्रभाव क्षमता भी उतनी अधिक होती है। इसलिए उस काव्य कृति में व्यक्त विचारधारा की प्रभाव शक्ति को ध्यान में रखते हुए उसका मूल्यांकन अवश्य किया जाना चाहिए। लेकिन विचारधारा के मूल्यांकन को काव्य गुण के मूल्यांकन से अलग रखना चाहिए। और अब मैं कथोपकथन के संदर्भ में बताना चाहूंगा, किसी भी रचना में कथोपकथन का बहुत महत्व है। यह प्रभावोत्पादक जानकारी पूर्ण सहज संप्रेषणीय, सुदृश्य और सांकेतिक होना आवश्यक है। रचनाकार का आशय या अभिप्राय प्रायः संवादों के जरिए सहजता और सरलता से संप्रेषित हो जाता है। संवाद रचना का छोटा, स्वाभाविक और अत्यंत प्रभविष्णु अंश होता है और उसका एक ही एक शब्द सार्थक, स्वदेश और महत्वपूर्ण होता है। संवादों के सहारे लघु कथा के अन्य तत्व मुखरित होते हैं। उपरोक्त सभी बातें रचना के शिल्प से संबंधित हैं और कुछ विशिष्ट बातें जो साहित्य को कालजयी बनाती है वे निम्नांकित हैं। साहित्यकार को इस प्रकार के पात्रों का चयन करना चाहिए जो सहानुभूति और समझ के साथ विभिन्न सामाजिक वर्गों की विस्तृत श्रृंखला को समाहित कर अलग अलग परिस्थितियों को दृढ़तापूर्वक वर्णित करने में सक्षम हो और परिस्थितियों पर एकल बिंदु परिप्रेक्ष्य तक सीमित न हो। आर के नारायण की रचनाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय
मालपुरी की पृष्ठभूमि से जुड़ी रचनाएं हैं। मालपुरी ब्रिटिश शासन काल का एक काल्पनिक नगर है। इसमें स्वामी, उसके दोस्त सहित तमाम चरित्र हैं। इसके सारे पात्र खाकी भारतीय चरित्र हैं और सबकी अपनी विशिष्टताएं हैं। किसी भी कालजयी रचना के पात्र मनोवैज्ञानिक गहराई और प्रेरणा की स्पष्टता के साथ दिखाई देते हैं। ये पात्र सत्य, परिवर्तन, विकास या जागरूकता को प्रक्षेपित करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही उस अनुभव को संप्रेषित करते हैं जो समाज में इस तरह के बदलाव का कारण बनने के लिए प्रयुक्त है। जिस काल में रचना का निर्माण हो